इंडिया में एक एक्सपेंसिव प्रोस्थेसिस बाय करना एक लग्जरी कार बाय करना जैसा होता है, सुपर कार। उसको लेना महंगा है, उसको मेंटेन करना और महंगा है। आज हमारे पॉडकास्ट पे हमारे साथ हैं तुषार खत्री, जो एक बिलो द नी एम्प्यूटी हैं। मेरा कमाने का सबसे बड़ा मोटिवेशन ही ये था कि मुझे अपना प्रोस्थेटिक अपग्रेड करना था। आज भी जो मुझे इंश्योरेंस मिला हुआ है उसमें मेरा ये पूरा राइट लेग एक्सेप्टेड है, वो इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा। किस तरह के हिडन कॉस्ट आते हैं, आप उसे कैसे टैकल कर रहे हो? लोगों को आइडिया भी नहीं होता कि मेडिकल एक्सपेंसेस कितने महंगे होते हैं एक्चुअल में। देयर इज नो वे दे कैन अफोर्ड इट। स्कूल के बारे में बात करते हैं। कोई भी स्कूल मुझे एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये सॉर्ट ऑफ एक लाइबिलिटी सिचुएशन थी। मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि तेरे लिए लग्जरी एक नेसेसिटी है। स्कीम बाय द गवर्नमेंट डज एग्जिस्ट। एम्पावरमेंट की लड़ाई में हम हमेशा थोड़ा पीछे रह जाते हैं। अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। एम्पावर करना क्या होता है? यू इनेबल समवन, राइट? बट हु एल्स डू यू इनेबल इफ समवन हु इज लिटरली डिसेबल्ड? नमस्कार एंड वेलकम टू द फिन फॉर इंडिया पॉडकास्ट। मेरा नाम है अनंत कौशिक और इस पॉडकास्ट में हम रोजमर्रा की कहानियों से भारत के फाइनेंशियल लैंडस्केप को समझेंगे। कबर्ड में छुपी मम्मी के सीक्रेट सेविंग से लेकर भारत सरकार की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल स्कीम्स तक, पैसे और फाइनेंस से रिलेटेड हमारी कहानियां उतनी ही विभिन्न हैं जितने कि हम। वैसे देखा जाए तो पैसा सिर्फ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स तक ही सीमित नहीं है। पैसा एक इंडिपेंडेंट और बेसिक जीवन जीने का बहुत अहम साधन है। और अगर सोचा जाए तो हम सब का पैसे कमाने का सफ़र बहुत अलग होता है। आज का एपिसोड एक ऐसे ही सफ़र की कहानी है जो हम सब की आंखों के सामने तो होता है बट हमें कई बार दिखाई नहीं देता। और वो कहानी है भारत में डिसेबिलिटी के साथ जीने और सरवाइव करने की। आज हमारे पॉडकास्ट पे हमारे साथ हैं तुषार खत्री, जो एक बिलो द नी एम्प्यूटी हैं और इन्होंने बचपन से ही इस कहानी को जिया है। स्कूल की फैसिलिटीज से लेकर मेडिकल सर्विसेज तक और गवर्नमेंट स्कीम्स की सच्चाई तक हम तुषार से जानेंगे उनके जीवन का सच। हम जानेंगे कि वो कैसे फिजिकली और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने। हमें आशा है कि ये एपिसोड हम सबको बहुत कुछ सिखा जाएगा। तो आज हम स्वागत करते हैं तुषार का। वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग तुषार। कैसे हैं आप? थोड़े बहुत नर्वस हैं। अरे कोई बात नहीं, मैं भूल जाइए, कैमरा है, हम एक दूसरे से बात करेंगे, आपके जीवन के बारे में जानेंगे। बहुत ज़रूरी पॉडकास्ट है, नॉट जस्ट बिकॉज ये जानना ज़रूरी है कि कैसा होता है जीवन फॉर अ पर्सन हु इज़ गॉन थ्रू एन इंसिडेंट एंड जिनके जीवन में PWD होने का अनुभव है, बट ऑल्सो बिकॉज लोगों के लिए वो एम्पैथी जागना भी बहुत ज़रूरी है। लोगों के लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि ये उनके आसपास देयर आर सो मेनी पीपल हु आर PWDs, जिन्हें हम कहते हैं पीपल विद डिसेबिलिटीज़। तो टू बी अवेयर, टू बी एम्पैथेटिक एंड टू हेल्प देम एंड गाइड देम जहाँ ज़रूरी है। आई एम होपिंग ये पॉडकास्ट से लोगों को ये समझ में आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस अगेन। थैंक यू। या अब कैसे हैं आप? बेटर, थोड़ा बेटर, ठीक है। कुछ अपने बारे में बताइए तुषार। टेल आवर ऑडियंसेस, आप कहाँ से हैं, आप अभी क्या कर रहे हैं? लेट अस गेट टू नो यू पहले अ लिटिल बिट बिफोर वी मूव अहेड। तो मेरा नाम है तुषार खत्री और मैं पेशे से लेखक और कहानीकार हूँ, कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट हूँ। कुछ ब्रांड्स और कुछ यूट्यूबर्स के साथ काम करता हूँ मैं। और उल्लासनगर से हूँ मैं, नहीं आशीष चंचलानी वहाँ नहीं रहता। तुषार, पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं खुद भी जानना चाहूँगा और लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि फॉर समबडी, फॉर एग्जांपल जैसे आप एक बिलो द नी एम्प्यूटी हैं, फॉर समवन जिनकी कोई ऐसी डिसेबिलिटी है, उनको एड्रेस करने का सही तरीका क्या होता है? आई नो उनको PWD कहा जाता है, विच इज़ पीपल विद डिसेबिलिटी, एंड देन देयर वाज आल्सो द होल कॉन्वर्सेशन कि डिसेबल्ड नहीं, स्पेशली एबल्ड इज़ द राइट वे टू एड्रेस। और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज सवाल पूछना बहुत ज़रूरी होता है। हम सवाल नहीं पूछेंगे और डर जाएंगे तो हम कभी सीखेंगे नहीं। और सही इंटेंशन से सवाल पूछना हमेशा अच्छी बात होती है। तो मेरा इंटेंट यही है कि मैं सीखूं ताकि किसी को गलत तरीके से एड्रेस ना करूं, हमारी ऑडियंस सीखे। तो पहले तो आप ये बताइए। तो वैसे तो पॉलिटिकल करेक्टनेस का इतना नॉलेज है नहीं मुझे, बट जितना मुझे पता है पहले डिसेबल्ड पीपल कहा जाता था, बट नाउ इट्स स्पेशली एबल्ड। ओके। और एक है PWD, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट स्कीम्स में और हर जगह ऑफिशियल में भी PWD यूज़ किया जाता है जी।
और रही बात हिंदी की, तो हिंदी में पहले विकलांग कहा जाता था, जी। अभी दिव्यांग कहा जाता है। अच्छा, ट्रेनों दिव्यांग। वगैरह में भी दिव्यांगजन इज द राइट वर्ड ओके, एज सो फार दैट्स एज इम्पोर्टेंट। हाँ। लेट्स टॉक अबाउट द डे जब आपकी ज़िंदगी चेंज्ड व्हेन यू हैड द एक्सीडेंट एंड उसके बाद यू हैड द एम्पुटेशन। तो हमें उसके बारे में बताइए क्या हुआ था एंड ज़िंदगी ने कैसा मोड़ लिया, जीवन कैसा बीता उसके बाद, व्हाट हैपेंड? तो वैसे जितनी मैंने कहानियों में ही सुनी है, मेरा हुआ ये था कि मैं 1 साल का था जब ये एक्सीडेंट हुआ। 1 साल के? हाँ, तो फैक्चुअली जितना आजू बाजू के लोगों से सुना है मुझे उतना ही पता है। तो मुझे कहानी ये पता है कि मैं काफ़ी बीमार हो गया था एक दिन। मैं और मेरे पापा दोनों ही बीमार हो गए थे। तो मेरा जो पीडियाट्रिशियन था वो चेंबूर में था उस टाइम पे। अच्छा। और मेरी जितनी ट्रीटमेंट्स वगैरह होती थी वो सारी उसी के सुपरविजन में हुआ करती थी। तो उस टाइम पे चेंबूर ले जाना मुझे एक डिफ़िकल्ट टास्क था। उल्लासनगर से चेंबूर काफ़ी दूर है। उल्लासनगर से चेंबूर ट्रैवल करना, और बिकॉज मेरे पापा भी बीमार थे तो मेरी मदर को मुझे चेंबूर ले जाना था। एंड माई मदर वॉज अ हाउस वाइफ, तो उनको ट्रैवल वगैरह का इतना एक्सपीरियंस था नहीं। ओके। तो वो अकेली ले गई थी मुझे। शाम का समय था, जितना मैंने सुना है कि उस टाइम पे लाइट का उल्लासनगर में काफ़ी इशू रहता था। तो लाइट बंद थी स्टेशन पे, अंधेरा काफ़ी था। एंड देन वहाँ के बाद की डिटेल्स थोड़ी ब्लरी हैं। समथिंग समथिंग हैपेंड और मेरी मदर जो है वो ट्रैक्स पे गिर गई थी। ट्रैक्स एज इन ट्रेन ट्रैक्स? ट्रेन ट्रैक्स, हाँ। उल्लासनगर रेलवे स्टेशन पे ट्रेन ट्रैक्स पे शी वॉज ट्रैवलिंग। ओके। शी वॉज वेटिंग फॉर अ ट्रेन। तो ट्रेन ट्रैक्स पे वो गिर गई और उनके गोद में मैं था। तो जब वो गिरी तो मैं थोड़ा सा दूर गिर गया और वहीं से एक ट्रेन पास ऑन हो रही थी। तो माई मदर एक्सपायर्ड इन दैट इंसिडेंट। आई एम सो सॉरी। और मेरा एम्पुटेशन हो गया था पैर का, एंड हील तक का मेरा पैर एम्पुटेट हुआ था। बट बिकॉज हॉस्पिटल पहुंचने में टाइम लग गया, घर वालों को पता चलना, उनका आना, हॉस्पिटल ले जाना, उस सब में काफ़ी टाइम लग गया। तो गैंग्रीन फैल गया था और मेरा जो बचा हुआ, हाँ, इन्फेक्शन फैलना शुरू हो गया था और मेरा जो बचा हुआ पैर था वो इट स्टार्टेड टू डाई। तो दे हैड टू एम्पुटेट फर्दर, उनको और थोड़ा सा बड़ा चंक काटना पड़ा था। तो अगर सही वक्त पे पहुंच जाते तो सिर्फ हील तक का एम्पुटेट होता। ये कौन से साल की बात है? मैं 2001 में पैदा हुआ था। दिस वुड बी समवेयर अराउंड 2002। और आपको इस बात का नॉलेज है कि जब आप पहुंचे वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए, बिकॉज आप गेस कर सकते हैं कोई भी इंसान की इस पॉइंट पे ट्रीटमेंट काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। तो उसका जो कवरेज था आपको, अगर बाद में इफ़ यू हैव द नॉलेज, वाज इट आपकी पेरेंट्स की इंश्योरेंस थी या वो कैसे कवर हुआ? नहीं, उस टाइम पे सेविंग्स वगैरह का ही इस्तेमाल किया गया था, प्लस थोड़ा पूरी तरीके से? पूरी तरीके से। अच्छा। प्लस थोड़ा बहुत रिलेटिव्स ने पिच इन किया था। ओके। हाँ। ओके, तो इंश्योरेंस नहीं, उस टाइम पे मेरी फैमिली ने इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस के बारे में काफ़ी लेट समझा। क्योंकि हमारे यहाँ ना, मतलब छोटे शहरों में इंश्योरेंस की अहमियत जो है वो किसी को समझ में नहीं आती। पर्टिकुलरली लाइफ इंश्योरेंस जैसी चीज़ें हैं, इन सबको एक तो इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जाता है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस को तो इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जाता है कि भाई अगर हमको एंड में कुछ मिल नहीं रहा तो हम क्यों ही उसमें पैसे वेस्ट करें। प्लस हेल्थ इंश्योरेंस का क्या होता है ना, लोगों को समझ में नहीं आता, मतलब उतनी फ्यूचर नॉलेज नहीं होती कि भाई आगे जाके इतनी दिक्कत आ सकती है। और शायद लोगों को आइडिया भी नहीं होता कि मेडिकल एक्सपेंसेस कितने महंगे होते हैं एक्चुअल में। तो उस वजह से इंश्योरेंस हमारी फैमिली में काफ़ी लेट। नहीं, बहुत सही बात बोली आपने। आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर मेजॉरिटी ऑफ इंडिया। मैं अपनी खुद की भी आपको एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, बिकॉज आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल। मैंने हमेशा इंश्योरेंस को बहुत टाइम तक इन्वेस्टमेंट की तरह देखा है। जैसे आपने बोला टैक्स बचाने की तरीके के लिए देखा था कि ये ज़रूरी है ताकि मेरा थोड़ा और टैक्स बच सके। जैसे आप यू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ एंड आप बड़े होते हैं, धीरे धीरे आपको भी रियलाइज़ होता है कि यू आर नॉट इनविंसिबल। जैसे वो क्लीशे है, जब आप 30 क्रॉस करते हैं, मैंने रिसेंटली किया तो पता चलता है कि यार इश्यूज़ बहुत हो सकते हैं, या आपकी फैमिली में अगर किसी को होता है या आपके जानने वाले में किसी को होता है, जो आपको ग्राउंड रियलिटी उस दिन पता चलती है। आई थिंक दैट चेंजेस अ लॉट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। जैसे आपने बोला मेडिकल एक्सपेंसेस, जो ऑपरेशन का खर्चा है वो तो एक चीज़ होती है, फिर रूम का खर्चा, खाने का खर्चा, मेडिसिन का खर्चा और एम्बुलेंस का खर्चा, इतनी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम अवेयर नहीं हैं। और हम सिर्फ उस चीज़ को
सोच के छोड़ देते हैं कि हमें थोड़ी होगा, बट जब होता है तो इट चेंजेस आवर एंटायर पर्सपेक्टिव। तो मैं इस पॉडकास्ट के द्वारा लोगों को ये भी बोलूँगा कि प्लीज़ इंश्योरेंस के बारे में डेफिनेटली जानिए, स्टडी करिए। इंटरनेट पे इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, फाइंड द वन दैट इज़ बेस्ट फॉर यू एंड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन बोथ मेडिकल एंड लाइफ इंश्योरेंसेज। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन के लिए, आपकी फैमिली मेम्बर्स के लिए। सो दैट ऑल्सो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो वहाँ से वंस दैट हैपन एंड तो फिर जब एम्पुटेशन हुआ, द इमीडिएट रिकवरी तो वुड हैव बीन अ लॉन्ग प्रोसेस, राइट? वो कितना लंबा था, एंड देन हाउ डिड दैट इम्पैक्ट आपका लाइफ? हाउ डिड यू गेट इनटू, बिकॉज यू आर 1 year old, सो इन अ कपल ऑफ ईयर्स आपका स्कूल शुरू होता है, एंड देन दैट लाइफ इज गोइंग टू स्टार्ट। सो हाउ डिड यू ट्रांजिशन फ्रॉम दैट एंड व्हाट वाज दैट जर्नी लाइक? तो जब मेरा पहला एम्पुटेशन हुआ था, उस टाइम पे ना प्रोस्थेटिक्स की इतनी नॉलेज नहीं थी, और इवन लाइक मैं जब 15-17 साल का हुआ तब जाके थोड़ी बहुत हमें मेरी फैमिली को और मुझे पर्सनली भी प्रोस्थेटिक्स की नॉलेज अच्छी खासी आई थी कि ऑप्शंस क्या होते हैं। राइट, इसके बारे में आगे बात करेंगे। जी बट जी, उस टाइम पे मेरे फादर ने जितनी उन्हें नॉलेज थी, मेरे पापा ने, उस हिसाब से उन्होंने मेरे लिए 2 अलग अलग टाइप के प्रोस्थेटिक्स बनवाए थे अच्छा, उसी समय? उसी समय। ओके, बट मैं बच्चा था, तो एक बच्चे के लिए वो नई चीज़ इतनी इंटीमेट तरीके से उसको एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल था। करेक्ट, तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा था। करेक्ट, तो मेरे पापा ने उस टाइम पे छोड़ दिया था ऐसे ही, कि जब बड़ा होगा तब खुद ही समझदारी से उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो मेरा सारा बचपन जो है वो बिना प्रोस्थेटिक के गुजरा है। मैं एक ही टांग पे रहता था, मैं या तो घुटनों के बल चलता था या तो लंगड़ी करके चलता था। तो Okay. पूरा वैसे ही चला, और समवेयर अराउंड मैं करीब 10-12 साल का था तो मेरी सर्जरी हुई थी, जिसके बाद मैं प्रोस्थेटिक यूज़ कर पाया था अच्छे से। अच्छा, तो उस सर्जरी के बाद जब मैं रिकवर कर रहा था तो मुझे क्रचेस के साथ चलने की ट्रेनिंग दी गई थी हॉस्पिटल में। अच्छा, बट वो हॉस्पिटल से आने के बाद मैं फिर सिर्फ क्रचेस पे चल रहा था। एक दिन मेरे पापा आए, उन्होंने कहा कि क्रचेस से क्यों चलता है? मैंने बोला ऐसे ही। तो उन्होंने बोला बचपन से क्रचेस पे चलता है क्या तू? मैंने बोला नहीं। तो बोला अभी क्यों चल रहा है, डिपेंडेंट हो गया है? मैं बोला नहीं। उन्होंने बोला रख जा। बस फिर उस दिन के बाद मैंने कभी उठाया नहीं वापस। वो नए के नए बस 1 महीना यूज़ किए हुए क्रचेस वैसे ही पड़े हैं। और आज तक नहीं छुआ आपने? नहीं। वो एक इंसिडेंट आपके फादर के साथ, हिज स्ट्रेंथ जो उन्होंने आपको दी, आज तक आपके साथ है। मेरे पापा मेरे Rock सपोर्ट्स रॉक है मेरे, उनकी वजह से ही। आई एम श्योर। तो फिर आप स्कूल के बारे में बात करते हैं, स्कूल के एक्सेस के बारे में बात करते हैं, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। कैसे हुआ आपका एडमिशन, वहाँ फैसिलिटीज़ कैसी थी, एंड इस पॉइंट पे आप, क्योंकि आपने बोला काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स यूज़ हो गई थी, आपके फादर की सेविंग्स यूज़ हो गई थी, तो फाइनेंशियली व्हाट वाज द कंडीशन एट होम? मेरे पापा ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत जल्दी उठा ली थी अपने ऊपर पूरा, और मुझे ऐसे देखने के बाद शायद उन्होंने ठान लिया था लाइफ में कि इसको तो अब जितनी अच्छी हो सके ज़िंदगी देनी है। तो मेरे पापा उसी कश्मकश में लग गए थे। उन्होंने अपने आप को काफ़ी अपग्रेड किया, अपने प्रोफेशन को वो बहुत आगे ले गए। अच्छा, आपने आपको अपस्किल किया? बहुत। वाह, तो स्कूल के लिए ये था कि उनको चाहिए था कि उल्लासनगर और आसपास के जो बेस्ट स्कूल हो वहाँ मेरा एडमिशन किया जाए। अच्छा। बट उस टाइम पे कोई भी स्कूल मुझे एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये सॉर्ट ऑफ एक लाइबिलिटी सिचुएशन थी और रिस्की प्रपोजिशन था कि भाई इसको कुछ हो गया, कहीं गिर गया, कुछ भी हो गया, तो कोई भी स्कूल हल्का सा भी रिस्क लेना नहीं चाहता था मेरे लिए। प्लस एक चीज़ ये होती है, एक्सेसिबिलिटी कहीं पे भी नहीं होती। किसी भी स्कूल में रैंप्स नहीं होते, एटलीस्ट उस टाइम पे तो नहीं थे। व्हीलचेयर के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं है, कहीं पे कोई रैंप नहीं है, स्टेयर्स हैं, तो आएगा कैसे, जाएगा कैसे, वॉशरूम वगैरह जाना होता है स्कूल के बीच में, तो वो कैसे हो पाएगा? तो इसलिए कोई भी स्कूल मुझे लेने के लिए रेडी नहीं था। फाइनली हम 2002 की, कब की, 2003-4 की बात कर रहे हैं, मतलब हम 21st सेंचुरी में आ चुके हैं, पिछले ज़माने की बात नहीं है। फिर भी ये बातें सुनना इतना शॉकिंग है कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ को भी लोग और स्कूल्स नज़रअंदाज कर देते हैं। मुझे बहुत बड़े होने के बाद ये सारी चीज़ें पता चली, तो मेरे खुद के लिए भी शॉकर था, क्योंकि एक पॉइंट के बाद जब तुम एक ही स्कूल में रह रहे हो तो तुम्हें वो स्कूल अच्छा लगने लग जाता है ना, तुम्हारे लिए तो बेस्ट जगह है वो। बट तुमको सुनना कि तुमको उस स्कूल में एडमिशन इस बेसिस पे दी गई है कि हर साल मेरे पापा उनको एक लेटर लिख के देते थे कि भाई इसको कुछ भी हुआ तो उसमें आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है, वो सारी मेरी जिम्मेदारी है। मेरे पापा उनको ये लेटर लिखा करते थे हर साल।
और उन्होंने मुझे एडमिशन इसी बेसिस पे दी थी कि अच्छा, जो इतने कुछ भी हुआ, स्कूल छानने के बाद जब हाँ, कुछ नहीं मिला मिला तो भी। फाइनली जो मिला उनकी भी ये कंडीशन थी कि हाँ। आप अपनी लाइबिलिटी आप लेंगे, हम नहीं लेंगे। हाँ, उन्होंने ना मुझे कोई एक्सेसिबिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड की थी, कुछ नहीं। मेरे पापा मुझे रोज़ क्लासरूम तक ड्रॉप करते थे। पहले तो मेरी दादी करती थी जब मैं छोटा था। किंडरगार्टन से लेके 5th स्टैंडर्ड तक जब मैंने प्रोस्थेटिक यूज़ करना शुरू किया, मुझे गोदी में ले जाकर क्लासरूम तक छोड़ा जाता था और क्लासरूम से पिकअप किया जाता था। और एक पॉइंट के बाद वॉशरूम वगैरह के लिए थोड़े बहुत अरेंजमेंट्स मिलने लग गए थे स्कूल से। उनके जो पियोन वगैरह हैं वो मैं बोलता था तो वो आके मुझे ले जाते थे। और कुछ पॉइंट के बाद मैंने खुद ही लंगड़ी करके जाना शुरू कर दिया था। तो शायद इसमें आपके फिर फाइनेंसिस का क्या कंडीशन था? हाउ वाज योर फादर हैंडलिंग? जिन्होंने अपस्किल किया था उससे हेल्प हुई? हाँ, मतलब फॉर मजॉरिटी ऑफ माई स्कूल लाइफ तो ज़्यादा कुछ इश्यूज हुए नहीं थे। हमें एक्सपेंसेस और डिसेबिलिटीज़ को लेके क्या तकलीफ़ें होती हैं, हाँ, वो पता चला जब मेरी सर्जरी होनी थी। जो आपकी जब आप 10 साल के थे, हाँ, वो हाँ, सर्जरी इसलिए हुई ताकि आप प्रोस्थेटिक में आपका पैर फिट आ सके। बिलोनी एम्पुटेशन का मतलब ये होता है कि मेरा जो पैर जो कटा है, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, वो घुटने के नीचे से कटा है। तो मेरा घुटना है और घुटने के नीचे मेरा थोड़ा सा पार्ट है जिसे स्टंप कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोस्थेटिक पैर जो है वो यूज करने के लिए मेरा घुटना उस टाइम पे टिल्ट हो गया था, तो वो नहीं फिट होता। उस वजह से मेरी एक सर्जरी होनी थी। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट बच्चों की ग्रोथ होती है, राइट? हमारा शरीर बढ़ता है, हमारी हड्डियां बढ़ती हैं। तो सिंस मेरा पैर नहीं था, तो मेरी जो अंदर की हड्डी है वो हड्डी ग्रो हो रही थी। और वो हड्डी ग्रो होती है तो वो काफ़ी पेनफुल होता है, क्योंकि वो एरिया जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है। आपकी हड्डी ऑलमोस्ट एक तरीके से वो एक्सपोज्ड है। तो आप प्रोस्थेटिक पहन नहीं सकते क्योंकि आप प्रेशर नहीं डाल सकते उस पर। तो उस बोन को आपकी लाइफ में मल्टीपल टाइम्स काटना पड़ता है वाया सर्जरी। तो कई लोगों का अलग अलग होता है। मेरी फॉर्चुनेटली एक ही सर्जरी हुई। मुझे ये कहा गया था कि मेरी लाइफ में एक और सर्जरी की नीड होगी, बट मेरी बोन की ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं हुई कि उसको वापस से काटना पड़े। हुई है बट उतनी नहीं कि सर्जरी की नीड पड़े। तो ये 2 मेरी सर्जरीज होनी थी जी। तो पहली वाली हुई जब आप थे, पहली एम्पुटेशन के टाइम पे हो गई। उसके बाद ये दूसरी सर्जरी होनी थी मेरी। तो इस टाइम पे मेरे पापा ऑलमोस्ट 1-2 सालों तक घूमते रहे। मेरा बॉम्बे का सबसे पहला इंट्रोडक्शन यही हुआ है कि मैं अस्पतालों में घूमा हूँ बॉम्बे के। मैं बॉम्बे को सिर्फ उसके हॉस्पिटल से जानता हूँ। आई डोंट थिंक कोई एक ऐसी हॉस्पिटल होगी जो मेरे पापा ने छोड़ी है। हिंदुजा से लेके KEM से लेके सारी जितनी गवर्नमेंट प्राइवेट जो जहाँ हो सकता है, मैं ऑलमोस्ट सारी हॉस्पिटल्स घूमा हुआ हूँ। तो फाइनली जाके मुझे पर्सनली जसलोक हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे जी, वो पसंद आया, और जसलोक हॉस्पिटल पर्सनली पसंद आई थी। ये प्राइवेट है, गवर्नमेंट है? प्राइवेट है जी। बॉम्बे की बड़ी हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाना, आई थिंक फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर द कॉस्ट वाज 1 लाख 1.25 लाख की सर्जरी कॉस्ट होनी थी। अच्छा। तो और ये चीज़ मुझे थोड़ी बहुत पता थी उस टाइम पे। अच्छा। तो मैं ऐसे हेजिटेशन में पापा को देख रहा था, एंड पापा वाज लाइक देख लेंगे, हो जाएगा कुछ ना कुछ। मेरे पापा का हमेशा ये रहा है कि उनको पता नहीं है, उनको इतना पता है कि हो जाएगा, कुछ कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, हो जाएगा। तो उस टाइम पे लाइफ में पहली बार मुझे जो किसी की फाइनेंशियल एड मिलती है उसका कॉन्सेप्ट पता चला। क्योंकि अगर वो एड नहीं मिलती तो हो सकता है कि मेरी सर्जरी उस टाइम पे ना हो पाती। हमें आई थिंक हॉस्पिटल का कोई NGO के साथ टाई अप था या कुछ तो ऐसा था। अच्छा। उसकी तरफ से हमें थोड़ी बहुत आई थिंक 1/4 बिल अमाउंट की फाइनेंशियल एड मिली थी। अच्छा। उन्होंने उतना कवर किया था। आई थिंक वी कवर्ड 75 to 80,000 या 1 लाख तक हमने कवर किया था। बाकी थोड़ा बहुत 25, 30, 50 हज़ार समथिंग उन्होंने अपने एंड से कवर किया। मेरी सर्जरी हुई थी, 4th स्टैंडर्ड मेरा ख़त्म हुआ था, मैं 10-12 साल के आसपास का था। और उसके बाद जाके मैंने प्रोस्थेटिक पहनना शुरू किया था। ओके, तो वुड यू से दैट दिस वाज द पॉइंट जब आपने लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सेविंग्स की इम्पोर्टेंस पहली बार जेन्युइनली समझी? बिकॉज जब आप सर्जरी के लिए गए इस दौरान, या इस पॉइंट तक आप धीरे धीरे समझने लगे थे? नहीं, मैंने ये चीज़ समझी अभी कुछ साल पहले। उस टाइम पे मैंने ये समझा कि
सर्जरी क्या होती है, सर्जरी का फाइनेंशियल कॉस्ट क्या होता है, और Okay. सर्जरी का इमोशनल कॉस्ट क्या होता है। अगेन आई एम गेसिंग आप बहुत यंग थे टू हाँ। नो, बट डू यू नो इफ योर फादर वाज अवेयर बाय देन ऑफ इंश्योरेंस, या वो भी बाद में? बाद में आया था, काफ़ी Okay. बाद में आया था। ठीक है। इंश्योरेंस वगैरह की समझ मेरे ख्याल से तब आई थी जब मेरी दादी बीमार होना शुरू हुई थी। अच्छा। तो दादी के मेडिकल एक्सपेंसेस काफ़ी थे, तो उस टाइम पे पापा को इसकी इंश्योरेंस की अवेयरनेस हुई थी, इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस उनको समझ में आई थी उस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने सॉर्ट ऑफ एक प्रिडिक्ट कर लिया था कि भाई अभी अगर इतना खर्चा आ रहा है तो आगे जाके तो और ज़्यादा होगा। करेक्ट। हमारे रिलेटिव्स में काफ़ी सारों ने उनको मना किया था कि भाई देखो साल में कहाँ खर्चा हो रहा है, लास्ट एक साल में कहाँ कोई हॉस्पिटल एक्सपेंस हुआ है, बट मेरे पापा वाज लाइक नहीं, अगर एक साल में नहीं हुआ है तो अगले 6 महीनों में भी हो गया तो वो पिछले 1-2 साल का पूरा कवर अप हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट। तो उस टाइम पे उन्होंने इंश्योरेंस लिया, सबके लिए लिया। हाँ। मेरे लिए लिया, अपने लिए लिया, दादी के लिए लिया था। Okay. पूरी फैमिली उन्होंने कवर करवाई थी एक साथ। ओके। बट मेरी दिक्कत ये थी कि अगेन वही जैसे स्कूल के साथ था, इंश्योरेंस कंपनीज वर नॉट टचिंग मी। आज भी जो मुझे इंश्योरेंस मिला हुआ है उसमें मेरा ये पूरा राइट लेग एक्सेप्टेड है, ये पार्ट नहीं, पूरा राइट लेग, नो मैटर वो मेरी प्रीवियस डिसेबिलिटी के साथ अटैच्ड है या नहीं है, मुझे अगर अपने राइट लेग में कुछ भी होता है तो वो इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा। एंड दिस इज एवरी इंश्योरेंस, हर इंश्योरेंस इंडिया में ये एग्जेम्प्ट करता है, कोई एक्सेप्शन नहीं है जो इंश्योरेंस इंक्लूड करता है? मुझे इस चीज़ का इतना आइडिया नहीं है। सो आपने ऐसे बोला कि ये सब चीज़ें इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं है, इसका मतलब ये सारे एक्सपेंसेस या तो सेविंग से हो रहे हैं या आपकी इन्वेस्टमेंट से हो रहे हैं। तो इस पॉइंट तक आप मुझे एक बार समझाओगे कि आपके फादर ने कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स किए थे या उनकी सेविंग्स की कोई स्ट्रैटेजी थी जो उन्होंने धीरे धीरे यूज़ करना शुरू किया था, दैट एनेबल्ड हिम कि वो सारी आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो उनका ध्यान रख सकें? कभी आप अपने पापा से पूछ नहीं सकते कि आप कितना कमाते हैं। That's true. वो उनका ऐसा रहता है कि ये सारी चीज़ें हमारे डेथ बेड पे ही पता चलेगी तुम्हें। सीक्रेट जितना स्टैश किया हुआ पैसा है, हाँ। सारा लास्ट में पता चलेगा। डब्लू के नीचे मिलेगा तुम्हें हाँ। 10 करोड़। हाँ। तो नहीं, बट मेरा भी याद है आपको अभी कुछ बात हुई हो कुछ? तो जितना मैंने समझा था, पापा ने मेरा एक कॉलेज का फंड रखा हुआ था। Okay. उसके अलावा मोस्टली मेरे पापा ने अलग अलग तरीके की एफडीज रखी हुई थी कि इसके कॉलेज के लिए इतना रहेगा, कुछ इमरजेंसीज के लिए ये रहेगा, अलग अलग उन्होंने एफडीज बनाई हुई थी। ओके, तो बेसिकली उन्होंने फाइनेंशियल गोल्स देख लिए थे। हाँ। कि एक फाइनेंशियल गोल है आपकी हेल्थ, एक फाइनेंशियल गोल है आपका कॉलेज, एंड मे बी एक फाइनेंशियल गोल होगा एन इमरजेंसी फंड और समथिंग। एंड आप बोल रहे हो हर फाइनेंशियल गोल के लिए उन्होंने एक स्ट्रैटेजी यूज करी। उनके केस में स्ट्रैटेजी थी एफडी। तो उन्होंने लेकिन अलग अलग एफडीज बनाई क्योंकि उनका गोल अलग था, एंड ही वांटेड अलग अलग पूल्स अवेलेबल हो पैसे। मेरे पापा ने सबके लिए अलग अलग एफडीज बनवाई थी। जैसे मेरी एक छोटी बहन है, उन्होंने उसके नाम पे थोड़ा पैसा अलग से रखा हुआ है, उन्होंने दादी के लिए थोड़ा पैसा अलग से रखा था, उन्होंने मेरे लिए थोड़ा अलग से रखा था। तो उन्होंने इस तरीके से बाइफर्केशन करके अलग अलग तरीके की एफडीज बनवाई हुई थी। समझे? तो उसके अलावा थोड़ी बहुत हमारी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स थी, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज थी जो रेंट पे थी। फेयर, ठीक है। सो योर फादर यूज्ड द मनी फ्रॉम थोड़ा बहुत जो एफडी था, उनका इनकम था, उनसे यूज़ करके दैट्स हाउ योर सर्जरी हैपेंड। देन वी कम टू द पार्ट वेयर द प्रोस्थेटिक was attached, right? So आप मुझे प्रोस्थेटिक्स के बारे में आप थोड़ा समझाइए हमारी ऑडियंसेस को। हम कुछ चीज़ें कवर करेंगे इसमें, एक तो प्रोस्थेटिक्स के बेसिक्स कवर करेंगे, क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें मुझे समझनी है आपसे भी कि कोई इंसान है जो पहली बार इज गोइंग टू यूज़ प्रोस्थेटिक्स, वो कैसे इस चीज़ को करे, व्हाट इज़ द प्रोसीजर, गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स अवेलेबल हैं, फाइनेंशियल एड्स क्या अवेलेबल हैं। आप मुझे प्लीज़ एक बार ये पूरा कैटेगरी समझाइए। तो प्रोस्थेटिक्स का ये सीन है ना कि मेजॉरिटी लोगों को आइडिया ही नहीं है कि प्रोस्थेटिक्स कैसे होते हैं, क्या अवेलेबल हैं। एक जो मेजरली सबको पता होता है वो होता है जयपुर फुट। जयपुर फुट सबसे बेसिक, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव इंडियन प्रोस्थेटिक है। अच्छा। तो इनको चलाने वाली एक संस्था है, भगवान महावीर समथिंग संस्था है। वो प्रोस्थेटिक्स भी बनाती हैं, हाथ के प्रोस्थेटिक्स बनाती हैं, व्हील चेयर्स प्रोवाइड करती हैं, और ऐसे मल्टीपल जो स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए एड्स प्रोवाइड की जाती हैं वो प्रोवाइड करती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जी। तो मेजॉरिटी इंडियंस को यही पता होता है, और मुझे भी यही पता था। तो बचपन में भी जो मेरा पैर बनाया गया था वो जयपुर फुट ही बनवाया गया था, और सर्जरी के बाद भी जो गो टू ऑप्शन बना वो जयपुर फुट बना, क्योंकि हमें अवेयरनेस ही नहीं होती कि काफ़ी सारे और ऑप्शंस होते हैं। ओके, उस समय भी अवेलेबल थे? हाँ, उस समय भी अवेलेबल थे। अब तो ऑब्वियसली और बेटर हो गए होंगे। हाँ,
तो उस टाइम पे KEM हॉस्पिटल में इनका मेन बेस ऑफ ऑपरेशंस है जहाँ पे जयपुर फुट बनाया जाता है और ये फ्री होता है सबके लिए। अच्छा, सबके लिए फ्री होता है। ओके। हाँ, तो वहाँ से हमने मेरा पहला फुट बनवाया था। इनिशिएटिव अच्छा है, बट पर्सनली मेरी बहुत उनसे कुछ से खताएं हैं, क्योंकि वहाँ का जो मुझे एक्सपीरियंस था वो एक्सपीरियंस मुझे पसंद नहीं आया था पर्सनली। क्योंकि जब आपका नी एम्प्यूटेट होता है, और पर्टिकुलरली अगर आप बहुत बचपन में हुए हो, आप चलो अगर एज एन अडल्ट आपका नी एम्प्यूटेट हुआ है तो आपको चलना आता है। हाँ, आपके मसल मेमोरी बनी हुई है कि चलते कैसे हैं, आपको चलना आता है। अगर बचपन में किसी का एम्प्यूटेट हो गया या बचपन से किसी को कोई इशू है तो उसको चलने की ट्रेनिंग दी जाती है स्टार्ट से। इसे कहते हैं गेट ट्रेनिंग। ओके, ठीक है, और ये मुझे नहीं मिली उस टाइम पे वहाँ से। वहाँ पे गेट ट्रेनिंग के नाम पे मुझे सिर्फ ये बताया गया कि ऐसे करो, आगे बढ़ो, पैर रखो, हील रखो, ऐसे करो, आगे बढ़ो, खत्म। डू यू थिंक इट इज़ बिकॉज उनके पास फैसिलिटीज़ कम है, लोग बहुत आते हैं उनके पास, या व्हाट इज़ इट? हाँ, जो फैसिलिटीज़ हैं वो कम है। इट इज़ मोस्टली अ चैरिटेबल थिंग टू डू। ऑल्सो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि सबको मेजॉरिटी जितने एम्प्यूटीज होते हैं, पर्टिकुलरली जो Tier 2 Tier 3 प्लेसेस से आते हैं, राइट, उनको सिर्फ जयपुर फुट का ही नॉलेज होता है। किसी को पता भी नहीं होता कि और कोई प्रोस्थेटिक्स अवेलेबल होते भी हैं। राइट, सबको ये पता होता है कि या तो जयपुर फुट लेना होता है, या तो कई सारे अलग अलग कैंप्स लगते हैं। जैसे आई चेकअप के कैसे कैंप्स लगते हैं, लोगों को नहीं पता होता कि शायद प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके हम कुछ करवा सकते हैं। उनको ये पता होता है कि कैंप लगता है, कैंप में जाके आई चेकअप करवा लेते हैं, कैंप से ही चश्मे वश्मे बन जाते हैं। करेक्ट। सेम होता है प्रोस्थेटिक्स के साथ, किसी को आइडिया ही नहीं होता। तो हमने वो जयपुर फुट बनवाया था। तो जयपुर फुट सबसे बेसिक, सबसे कॉस्ट एफिशिएंट प्रोडक्ट होता है प्रोस्थेटिक्स का। और ये क्या होता है? रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक? हाँ, PVC का एक पाइप रहता है बड़ा सा, मेन यहाँ तक। तो प्रोस्थेटिक अलग अलग तरीके के आते हैं, ठीक है। एक जो जैसे मैंने बताया जयपुर फुट होता है, जयपुर फुट में यूजुअली 2 पार्ट होते हैं। अच्छा। एक होता है वो पाइप जो यहाँ से सीधा नीचे तक जाता है, हाँ। और नीचे एक रबर का फुट होता है। ओके, इट इज इंटायरली मेड अप ऑफ रबर। वो 1-1.5 साल में टूट जाता है। अच्छा, तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है? हाँ, रिप्लेस इट एवरी ईयर। अच्छा, ठीक है। जो दूसरा वैरायटी आता है उसमें जो ये पाइप होता है, इस पाइप की लेंथ थोड़ी सी छोटी होती है, आपके स्टंप तक की होती है, और उसके नीचे एक रॉड रहता है स्टील का। ओके, और उस रॉड से जो नीचे वो पैर है जो मैंने रबर का फुट बताया, वो अटैच किया जाता है। Okay. तो ये 2 अलग अलग तरीके के होते हैं। जो जयपुर फुट होता है, प्राइमरीली वो एक लंबे पाइप वाला बनाया जाता है, क्योंकि उसमें और कोई नहीं होता। हाँ, कॉस्ट इफेक्टिव, cost जैसे आपने effective बोला, बनाने के लिए। ओनली 2 पार्ट्स रबर एंड दैट ठीक है, PVC और pipe. उसके यहाँ पे एक बेल्ट लगाई जाती है। ये मैं बिलो नी एम्प्यूटीज का बता रहा हूँ। राइट। यहाँ पे एक बेल्ट लगाई जाती है जो आपके थाई पे अटैच होती है। Okay. और उसको आप टाइटली रैप करते हो ताकि जो प्रेशर है वो सारा यहीं से आए, जो स्टेबिलिटी है वो सारी यहाँ से आए। ओके, ठीक है। और जो अबव नी एम्प्यूटीज होते हैं, उनका जो पैर है वो सिंगल एक स्लैब बनाया जाता है पाइप का। हाँ। जो पूरा आपके यहाँ तक आता है, थाई तक आता है। हाँ। पूरा एक सिंगल शीट होती है, तो उनका पूरा ऊपर तक जाता है, और एक बेल्ट होती है विच रैप्स अराउंड देयर वेस्ट। कमर पे वो बेल्ट लगाते हैं, जैसे मैं थाई पे लगाता हूँ। ओके, ठीक है। अब दूसरी दिक्कत इस चीज़ की ये है कि वो जो बेल्ट है ना, वो बेल्ट आपके यहाँ के जो मसल्स हैं उनको वीक करता चला जाता है। Correct. तो मेरी जो डिसलोकेशन वाली इशू मेरा आया 2018-19 में, वो इस वजह से आया कि मैं अपने पूरे बचपन से वो बेल्ट यहाँ लगा के घूम रहा हूँ, जिसने मेरे थाई के और आसपास के जो मसल्स हैं, क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स बहुत वीक हो गए। उनको वीक कर दिया बहुत। तो उस वजह से जो मसल्स मेरे पटेला यहाँ पे, हाँ। जिसको बॉल कहा जाता है, ढकनी जिसको कहते हैं, Correct. उसको पकड़ने की शक्ति चली गई और मेरा नी डिसलोकेट होने लगा। करेक्ट। ऑल ऑफ दिस स्टेम्स फ्रॉम पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोस्थेटिक्स, जिसकी एक टाइम पे तो अवेलेबिलिटी की अवेयरनेस नहीं थी। राइट। और दूसरा जो है, वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता। क्या एडवांसमेंट्स हुए हैं, किस तरह के प्रोस्थेटिक्स अवेलेबल हैं, और कॉस्टिंग का आप एक आइडिया दे सकते हैं कि किस तरह की कॉस्टिंग होती है फॉर प्रोस्थेटिक्स? तो जब मैं अपग्रेडेशन का सोचने के लिए निकला था, हाँ, मेरे दिमाग में था कि 1 से 2 लाख में शायद हो जाएगा, बट मुझे ऐसे 4 लाख 5 लाख तक के प्रोस्थेटिक्स मिले गए थे। अच्छा। हाँ, तो प्रोस्थेटिक्स का ये है, मुझे किसी ऑफिशियल ने ही कहा था। उन्होंने कहा था कि इंडिया में एक एक्सपेंसिव प्रोस्थेसिस बाय करना एक लग्जरी कार बाय करना जैसा होता है, सुपर कार। उसको लेना महंगा है, उसको मेंटेन करना और महंगा है। तो आप जितना ज़्यादा महंगा प्रोस्थेटिक लेते हो, उसके मेंटेनेंस चार्जेस और बढ़ते जाते हैं। जैसे अगर मैं अपने का बताऊं, हाँ। तो मेरे के मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। एक मैंने यहाँ पे एक लाइनर पहना हुआ है विच इज़ लाइक अ सॉक। ठीक है। एक मोटा सा सिलिकॉन का सॉक आता है,
पहला पार्ट वो है। दूसरा पार्ट है ये सॉकेट जिसमें वो जाता है, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक पिन लॉक सिस्टम है। अच्छा। ठीक है, वो तीसरा कंपोनेंट। उसके बाद चौथा कंपोनेंट यहाँ पे एक लॉक लगता है जो मेरे नीचे के फुट को और मेरे सॉकेट को कनेक्ट करता है। Okay. ठीक है, वो लॉक। और मेजर कंपोनेंट है जो मेरा एक्चुअल फुट है, राइट, वही सबसे महंगा होता है। करेक्ट। तो मेरा ये जो टोटल पेयर है, दिस कॉस्ट अराउंड 3 lakhs। ओके, ठीक है, जिसमें से 2.2 और 2.5 लाख जो है वो सिर्फ फुट की कॉस्टिंग है। ओके। तो एडवांसमेंट्स ये आ गए हैं कि आजकल एक सबसे एडवांस पॉपुलर पैर जो मिलता है, फुट जो मिलता है, वो होता है कार्बन फाइबर फुट। Right. तो होता यह है कि कार्बन फाइबर मटेरियल से बना हुआ एक फुट होता है जिसमें स्प्लिट टो टाइप का सिस्टम आता है। तो ऐसे मेरे पैर के 2 एस्पेक्ट्स हैं जो ऐसे ऐसे बैलेंस होते हैं, तो मुझे उबड़ खाबड़ रास्तों वगैरह में प्रोटेक्शन देते हैं। अच्छा, किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता है। Okay. बट कार्बन फाइबर ही है जो एक आज के टाइम पे एडवांस प्रोस्थेटिक माना जाता है। ओके। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे अलग अलग फीचर्स होते हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं। किसी किसी में स्प्रिंग होता है, किसी किसी में शॉक अब्जॉर्बर्स होते हैं, जो मैंने स्प्रिंग बोला, किसी किसी में शॉक अब्जॉर्बर्स होते हैं। ठीक है, किसी किसी में रोटेटिंग सिस्टम होता है कि आपका पैर ऐसे ऐसे हल्का सा हो सकता है। ठीक है, किसी किसी में पूरा ही सॉर्ट ऑफ मूवमेंट होती है कि आपका जैसे पैर ऐसे और ऐसे दोनों उसमें मूवमेंट्स पे हेल्प करता है। तो इसमें जितना आप महंगा लेके जा सकते हो उतना आपको फीचर ज़्यादा मिलते हैं। Okay. राइट। और उसके बाद आते हैं बायोनिक प्रोस्थेटिक्स, जो कि सॉर्ट ऑफ उनमें एक रोबोटिक एलिमेंट होता है। ठीक है, बायोनिक मैंने अब तक इंडिया में पर्सनली देखा नहीं है। जिन फैसिलिटीज़ में मैं घुमा हूँ मैंने वहाँ पे देखा नहीं। अबव नी का मैंने बायोनिक नीज देखी है, ओके, जो आपको बेंड करने में हेल्प करती हैं। Okay. नीज मैंने देखी है, मैंने फुट बायोनिक अब तक नहीं देखा है। प्राइवेटली अवेलेबल है या गवर्नमेंट भी Privately करती है? available. अच्छा, गवर्नमेंट का इंडिया में प्रोस्थेटिक्स का प्रॉब्लम यही है कि देयर ऐसी कंपनीज ही नहीं है जो इंडिया में प्रोस्थेटिक्स या उसके पार्ट्स बना रही हैं। जितना जो कुछ भी होता है वो सारा इंपोर्ट होता है, इसलिए इट्स रिडिकुलसली एक्सपेंसिव। रिसेंटली मुझे कंपनी के बारे में पता चला जो कि बायोनिक आर्म्स बना रही हैं, जो हाथ होते हैं वो बना रही है इंडिया में। ओके, बट पैर का मुझे अब तक कुछ मिला नहीं है। ओके। तो इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग करेक्टली, आपके जो लेयर्स ऑफ प्रोस्थेटिक हो गए, एक तो आपका बेसिक जो आपने जयपुर फुट बोला, वहां से अगर हम स्टार्ट जयपुर फुट अगर आप प्राइवेट से बनवाते हो हाँ. तो अराउंड 10 से 15 हज़ार में बन जाता है। ओके, ठीक है। जो दूसरा मैंने एक रॉड वाला सिस्टम बताया था, वो अगर आप एकदम बेसिक फुट बनवाते हो अच्छा वाला, इट कॉस्ट अराउंड 25 to 50,000। लेवल ऑफ एक्टिविटी जितनी ज्यादा चाहते हो उतना आपको ज्यादा खर्च करना पड़ता है। ओके। बेसिक वाला जयपुर फुट अगर आप प्राइवेट में बनवाते हो 10 से 15,000, और एक बेसिक फुट 25,000, 25 से 50 के बीच में बन जाता है। और उसके बाद तो जितना आपको चाहिए, मतलब कोई देयर इज नो एंड, नो एंड। तो आपने जब अपग्रेडेशन करवाया अपना, दिस वाज रिसेंटली? हाँ, लास्ट ईयर। तो ये आपने कौन सा वाला प्रोस्थेटिक लगवाया है अब? तो मेरा जैसे मैंने बताया, मेरा एक पिन लॉकिंग सिस्टम है। राइट। और एक जो मेरा फुट है, वो जो ब्लेड मैंने बताया था, रनिंग ब्लेड, उसका एक मिनिएचराइज्ड वर्जन है। तो वो कार्बन फाइबर स्प्लिटो है। ठीक है, तो मेरे को वो उबड़ खाबड़ रास्तों में सपोर्ट करता है। प्लस इसमें क्या होता है, कार्बन फाइबर की एक अच्छी बात होती है, ये आपको एनर्जी वापस पीछे फेंकता है। तो जब आप ऐसे पैर रखते हो तो यहाँ पे जितना आपका एफर्ट लगा रिटर्न आता है, तो आपको एनर्जी बचती है। तो अगर किसी को कार्बन फाइबर का बेसिक प्रोस्थेटिक चाहिए हो विद से रनिंग एबिलिटी और वो नहीं है उसमें, जस्ट वॉकिंग सपोर्ट के लिए है, तो दैट वुड स्टार्ट एट व्हाट? आई थिंक 70,000 to 1 लाख के अंदर वो बन जाता है। एंड उसके बियॉन्ड थोड़े और वो जो आपके मैकेनिज्म्स लगते हैं उसमें अदर 25 to 50,000 सब चीज़ों का अपना अपना है। जैसे ये जो लाइनर है, ये लाइनर कॉस्ट करता है अराउंड 17 to 25,000, सिर्फ ये लाइनर। ठीक है। उसके बाद ये जो सॉकेट बनता है, ये सॉकेट बनता है अराउंड 15 से 20,000 में। और जो फुट आता है, फुट तो आप जितना महंगा ले पाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एंड देन लाइक यू वर सेइंग, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट, हाँ, ये तो, जो चीजें हम जिसके बारे में एक्टिवली नहीं सोचते, जैसे हमारी पैसिव इनकम्स होती है, ये पैसिव कॉस्ट जो होते हैं हमारी जिंदगी में, ये चीजें मुझे भी खुद को बहुत, मतलब ऑलमोस्ट मेरा जब बनवा के हो गया था उसके बाद पता चली थी। जैसे मैंने ये लाइनर बताया, ये लाइनर मैंने बनवाया है अक्टूबर 23 में। अब ये लाइनर मेरा ऑलमोस्ट खराब हो चुका है। इसकी 1-1.5 साल की लाइफ होती है। अब मुझे 25,000 इस पे और खर्च करने हैं। So every 1.5 years you have to 1.5 to 2 years 2 years ले लीजिए, 25,000 रुपए एडिशनली आपको स्पेंड कर रहे हैं जस्ट लाइनर पे। हाँ, सिर्फ तो ये लाइनर। जैसे आप मुझे ऑफलाइन समझा रहे थे, ये एक हिडन कॉस्ट है। हाँ,
तो मुझे और समझाइए किस तरह के हिडन कॉस्ट आते हैं ना, आप उसे कैसे टैकल कर रहे हो? हाँ, एक ये हो गया, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो बदलवाने पड़ते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि ये जो फुट होता है, फुट कार्बन फाइबर का होता है, लेकिन उसके बाहर एक फुट शेल लगता है जो हमारे पैर के शेप का होता है। Right. वो सिर्फ ऐसे स्क्वायर टाइप का होता है। तो वो जो फुट शेल है उसकी लाइफ भी 3-4 साल है, वो आपको बदलवाना पड़ता है। प्लास्टिक रबर उसकी लाइफ 3-4 साल की होती है, वो भी 20,000 के आसपास का कॉस्ट करता है। और उन दोनों के बीच में एक सॉक लगता है, जैसे हम शू पहनने के लिए सॉक यूज करते हैं, तो वो शेल लगाने के लिए एक सॉक लगता है। वो सॉक 2000 का आता है सिंगल, उसकी वो भी अगर फट गया 1-2 सालों में तो वो भी चेंज। तो ऐसी छोटी छोटी काफ़ी सारी हिडन कॉस्ट आती हैं जो सॉक्स हम इसके बीच में। तो क्या होता है कि हमारा पैर का जो वॉल्यूम है वो श्रिंक होता रहता है, जैसे जैसे हम दिन में चलते हैं, कभी कम होता है कभी बढ़ता है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा सॉक्स लगाए जाते हैं। वो कॉस्ट करते हैं अराउंड 200 से 500 रुपया पैर, तो वो आपको मल्टीपल रखने पड़ते हैं। प्लस छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लॉक ख़राब हो गया 1-2 हज़ार और खर्चा, प्लस आपको शूज़ देखने पड़ते हैं, आपको शूज़ बदलवाने पड़ते हैं, क्योंकि आपने अगर एक प्रोस्थेटिक लेग बनवाया है तो वो आपके नॉर्मल लेग के मेजरमेंट पे ही बनाया जाता है, बट स्टिल शूज़ की फिटिंग में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं। करेक्ट। मेरे जितने शूज़ हैं, मैं नॉर्मल मेरे को 9 साइज़ का शू आ जाता है लेफ्ट में, बट मेरे को इसकी वजह से 10 लेना पड़ता है, डिस्पाइट दोनों की साइज सेम है, विड्थ और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। लेफ्ट में नहीं, दोनों का सेम पहनता हूं। मतलब आप एक नंबर ज्यादा पहनते हो लेफ्ट, हाँ, तो यू जस्ट एडजस्ट नॉर्मली। नाउ यू गॉटन यूज्ड टू इट। नाउ आई हैव गॉटन यूज्ड टू इट। इसके अलावा फिजियो होती है, जैसे मैंने बताया कि गेट ट्रेनिंग मेरे लिए काफ़ी बड़ा इशू था, तो मैं अभी गेट ट्रेनिंग ले रहा हूँ। और एक हिडन कॉस्ट की अगर मैं एक बात बताऊँ, मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि तेरे लिए लग्जरी एक नेसेसिटी है। तो जैसे मेरे लिए कैब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ज़्यादा चल नहीं सकता तो मुझे बहुत जगहों पे कैब करके जाना पड़ता है। Correct. मैं कई बार ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर सकता तो मुझे कैब करके जाना पड़ता है। इवन छोटे डिस्टेंसेस के लिए जहाँ यूजुअली लोग 1-1.5 किलोमीटर वॉक कर लेते हैं, मैं वो नहीं कर सकता। तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें हिडन एक्सपेंसेस बन जाती हैं। लग्जरीज एंड नेसेसिटी। जैसे अगर मैं कभी घर रेंटल पे ढूंढने निकला, मुझे किसी अच्छी बिल्डिंग में ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे लिफ्ट हो, क्योंकि मैं 1-2 माले नहीं चढ़ सकता। करेक्ट। तो वो हिडन कॉस्ट आ जाते हैं इसमें। और एक जो पर्सनली अगर मैं बोलूँ जो मेरे लिए सबसे बड़ा हिडन कॉस्ट है, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ले सकता इसकी वजह से। बचपन में मैं कहीं पे पिकनिक नहीं जा पाता था क्योंकि प्रोस्थेटिक नहीं था उस टाइम पे। प्रोस्थेटिक लेने के कुछ सालों बाद मैं स्कूल पिकनिक्स वगैरह पे जा पाया, मैं कहीं घूमने नहीं जा पाता। तो ऐसी सारी जो चीज़ें होती हैं, जैसे मैं स्पोर्ट्स नहीं खेल पाया कभी, वो सारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती हैं जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करती हैं, आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं, वो सारी चीज़ें मुझसे मिस हो गई। तो वो मेरे लिए लाइफ का सबसे बड़ा हिडन कॉस्ट रहा है, तो मैं वही अभी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ सॉर्ट ऑफ। दैट इज़ इनसेन। मतलब ऑलरेडी लाइफ ने इतने चैलेंजेस आपकी तरफ फेंके हैं, उसके ऊपर अगर मैं कंपेयर करूँ आपके डेली एक्सपेंसेस एज कम्पेयर टू एन एवरेज पर्सन, तो ऑलरेडी आपके डेली एक्सपेंसेस भी go up because of the things जो आपने explain करी हैं, which make a lot of sense. You have to take cabs. Luxuries and necessity. तो आपके daily expenses बढ़ गए, और आपके maintenance costs are not just recurring on a bi-yearly basis, on a weekly basis भी for physiotherapy you are spending money. Then once in probably 2 to 3 years you're spending another 25 to 50,000 for changing the equipment. And उसके अलावा जो छोटे मोटे costs होंगे यहाँ, वो तो चलते ही रहेंगे। तो on a weekly basis, on a monthly, on a daily, on a yearly, every point पे your expenses are so much more compared to what someone who's not specially abled has to go through. So then I think one thing that I want to talk to you about, and before that I just want to understand, इस point पे कोई assistance मिली है? जैसे for example there is the ADIP scheme from the government, which is the assistance to disabled persons scheme, जो government की होती है, जिसके तहत वो multiple aids provide करते हैं, multiple assistance provide करते हैं to people with different kinds of disability. So there are hearing aids, there is visual aids, there are walking canes, there are prosthetics are also covered in it, wheelchairs are covered in it. Also intellectual capabilities के लिए वो assistance provide करते हैं, जो government has the scheme, which is very very important. I think it also has the criteria of a certain disability percentage, 40% के beyond आपकी disability होनी चाहिए, and a certain income स्ट्रैटा भी है वहाँ पर कि एक पर्टिकुलर इनकम ग्रुप के लिए एक
पर्टिकुलर अमाउंट की स्कीम मिलती है, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो द स्कीम बाय द गवर्नमेंट डज एग्जिस्ट, बट एक साइड बार क्वेश्चन मेरा यहाँ पर आपके लिए ये भी होगा, एंड आई वुड वांट टू नो योर थॉट्स ऑन दिस बिफोर वी मूव ऑन टू योर पर्सनल एक्सपेंसेस एंड हाउ यू मैनेज, इज द गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन टू दीज स्कीम्स. दिक्कत है ना कि एम्पावरमेंट की लड़ाई में हम हमेशा थोड़ा पीछे रह जाते हैं, लोगों का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि जैसा आपने स्टार्टिंग में बोला था कि हम सबके आसपास ही रहते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चल पाता कि क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या हैं. जितना फाइनेंशियल एड्स के बारे में जितना मुझे मिली है मैं उनके बारे में बता सकता हूँ. जी. स्कूल में एक फाइनेंशियल एड हुआ करती थी, आई डोंट रिमेंबर उसका नाम वगैरह क्या था, मेरे पापा ने मुझे उसमें एनरोल किया था. Okay. उसमें होता ये था कि मुझे अपनी स्कूल की अटेंडेंस का रिकॉर्ड उन्हें भेजना होता था एवरी 3 months, और उस अटेंडेंस के बेसिस पे अगर मेरी अटेंडेंस अच्छी खासी है, इफ़ आई एम स्टडीइंग वेल, तो मुझे उस बेसिस पे हर 3 महीने एक रेम्यूनरेशन अमाउंट मिलता था. आई थिंक 500 पर मंथ या ऐसा कुछ था. अच्छा. तो वो हर 3 महीने में मैं स्कूल से लेटर लिखवा के उनको सेंड करता था. Okay. ये मेरा चलता रहा जब तक मेरा स्कूल ख़त्म हुआ, और फिर कॉलेज में भी ये स्कीम एप्लीकेबल थी शायद से, जितना मुझे पापा ने बताया था, बट मैंने उसको अवेल नहीं करा था. Okay. दूसरी स्कीम जो मैंने रिसेंटली अवेलेबल की है वो मुझे उल्हासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से मिली है. आई थिंक इट्स कॉल्ड विकलांग कल्याण योजना, ऐसा अच्छा. कुछ नाम है. उससे मुझे हर मंथ एक रेम्यूनरेशन अमाउंट आता है, आई थिंक 1500 और समथिंग ऐसा कुछ है. ओके. वो अभी एक्टिव है करंटली. ओके. बाकी जितना मैंने रिसर्च में देखा है तो आई थिंक 80% से ज़्यादा जो डिसेबल्ड होते हैं उनको 500 की एक पेंशन स्कीम होती है. व्हाई डू यू थिंक देयर इज सच अ बिग गैप? मतलब जैसे आपने बोला 2025 में बैठे हम, अभी भी इफ़ यू वर टू मेक एन एजुकेटेड गेस, हम ये अज्यूम करेंगे कि शायद 50% से ज़्यादा स्कूल्स में और पब्लिक प्लेसेस में रैम्प्स शायद नहीं है, व्हील चेयर एक्सेस शायद नहीं हो, सेपरेट टॉयलेट फैसिलिटी शायद हर जगह ना हो. Why do you think the gap still exists even in today's day and age where we are much more aware, much more capable for the government also? I don't think we are. हम नहीं है इतना अवेयर. वही मैंने कहा ना कि एम्पावरमेंट की लड़ाई में हम थोड़ा सा पीछे रह गए. बिकॉज सी, एम्पावर करना क्या होता है? यू इनेबल समवन, राइट? Correct. बट हु एल्स डू यू इनेबल इफ समवन हु इज लिटरली डिसेबल्ड? वो तो देखो यार. एंड इट्स नॉट, हम कोई सिंपैथी नहीं मांग रहे. मैं नहीं मांग रहा. मैं, चलो फिर भी मैं अपने आप को, मैं थोड़ा सा प्रिविलेज बैकग्राउंड से आता हूँ, हल्का फुल्का मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता हूँ. मेरी थोड़ा बहुत चीज़ें ठीक हैं और अभी मैं खुद कमा रहा हूँ तो मैं अपना मैनेज कर सकता हूँ. बट बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कर पाते. मुझे ट्रेन में लोग मिलते हैं, जब मेरा पैर देखते हैं उन्हें कुछ अलग दिखता है तो वो पूछते हैं कितने का है, और जब मैं उनको बताता हूँ मुझे उनकी आंखों में उनके सपने मरते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि देयर इज़ नो वे दे कैन अफोर्ड इट. चैरिटीज़ हैं, प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट की भी होंगी मे बी, बट अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, किसी भी चीज़ की अवेयरनेस नहीं है. क्योंकि स्कीम्स है लेकिन इनको नहीं पता, इनको नहीं पता, कोई पहुंचा ही नहीं रहा ये बात. बहुत बेसिक सी जो चीज़ें होती हैं, जैसे एक डिसेबिलिटी कार्ड होता है, हाँ, जो हर एक को मिलता है. सबसे पहले डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हुआ करता था, जो कि हर 5 साल में रिन्यू करवाना होता है. करेक्ट. मेडिकल बाय अ सर्टिफाइड डॉक्टर. करेक्ट. वो अभी उन्होंने कार्ड कर दिया है. अगर जिसकी डिसेबिलिटी एक सर्टेन पॉइंट से ज़्यादा है, जो कि परमानेंट है, उनको फिर कार्ड मिलता है, उसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है. ओके. लोगों को इस चीज़ का प्रोसेस नहीं पता होता, कहाँ करना है. ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, राइट? और जो कुछ स्कीम्स होती हैं, जैसे गाड़ियों पे, इफ़ यू आर बाइंग अ कार, इफ़ यू आर बाइंग अ व्हीकल, तो उसमें आपको सब्सिडी मिलती है. इसकी डिटेल्स बहुत लोगों के पास नहीं होती. करेक्ट. तो स्कीम्स तो बहुत, मतलब दूर की बात हो गई ना. अवेयरनेस इज द प्रॉब्लम. और जैसे मैंने बताया कि मुझे भी ये जो कल्याण योजना वाली जो स्कीम है, ये भी मुझे रिसेंटली पता चली. आई थिंक 1 साल हुआ होगा बेयरली. ओके. सो तुषार, मुझे आई वांट टू टेक यू बैक टू जो आप अपने एक्सपेंसेस मुझे समझा रहे थे, राइट? हम समझे कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं इज़ मच मोर एक्चुअली, विच इज़ कंपेयर टू एन एवरेज person. So let's talk a little bit about how you structure your finances when you came into yourself as an adult and आप अब एक working professional हैं. तो वो जर्नी मुझे आप थोड़ा समझाइए. उस जर्नी में आपके पर्सनल फाइनेंसेस आपने कैसे मूव अराउंड करे हैं, कुछ लेसन्स जो आपने सीखे हों, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि डेफिनेट है, मतलब ये तो करनी ही चाहिए, इसके बिना इज़ अ लॉट दैट कुड गो रॉन्ग. सो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट. मेरा कमाने का सबसे बड़ा मोटिवेशन ही ये था कि मुझे अपना प्रोस्थेटिक अपग्रेड करना था. मैं जब बड़ा हुआ, जब मेरा कॉलेज आया, तो मुझे फ्रीक्वेंटली कम्यूट करना पड़ता था, और मेरे लिए वो इम्पॉसिबल था. मैं नहीं कर पा रहा था रोज़ का 2 घंटे का ट्रैवल ट्रेन से.
तो मुझे वही था कि मुझे सबसे पहले अपना पैर ठीक करना है, और मुझे लग गई अपनी 3 साल की अर्निंग्स वो करने के लिए, सेविंग नहीं अर्निंग्स। मैंने जितना कमाया था सारा का सारा एज इज रखा था, क्योंकि मैं घर वालों के साथ रह रहा था, मेरे एक्सपेंसेस कुछ थे नहीं। राइट। बाकी थोड़ा बहुत जो खाने पीने का खर्चा होता है वो 2-3 हज़ार होता है मैक्स। तो मेरी 3 साल की सारी अर्निंग्स डाल के मैंने ये प्रोस्थेटिक अपना बनवाया। मुझे आज भी याद है जब मैं वो फाइनल अपना पेमेंट कर रहा था गूगल पे मैंने 6 डिजिट का नंबर कभी नहीं लिखा था, और वो मेरा बैंक अकाउंट उस टाइम पे खाली हो गया था। मैंने 3 साल में जो कमाया था वो सारा उस एक पॉइंट पे खाली हो गया, और मुझे फिर स्टार्ट से शुरू करना था। तो जब वो हुआ, जब मेरा ये हो गया, तो मेरा हमेशा से एक ही था कि ये मुझे बनवाना है। जब ये हो गया तो आई वॉज लाइक चलो ठीक है, मेरा जो मेजर एक फाइनेंशियल गोल था वो खत्म हो गया। करेक्ट। अभी मैं आगे की सोच सकता हूँ। उसके पहले मेरे पास सोचने की लग्जरी नहीं थी कि मैं फ्यूचर के लिए सेव करूँ, ये वो कुछ था ही नहीं, क्योंकि सबसे मेन इम्पॉर्टेंट यही था। उसके बाद से धीरे धीरे मैंने अभी SIPs करना शुरू किया है, मैंने थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू करी हैं, मैं सीख रहा हूँ। लोगों से पूछ रहा हूँ कि मैंने एक इमरजेंसी फंड बनाना शुरू किया है, एक FD करवा ली है, तो थोड़ा थोड़ा मैं चीज़ों के बारे में सीख रहा हूँ। बहुत मेरी दिक्कत क्या है, मैं एक फाइनेंशियल नूब हूँ, मुझे बिल्कुल किसी चीज़ का आइडिया नहीं है, तो थोड़ा बहुत पूछ के थोड़ा बहुत समझ के धीरे धीरे शुरू कर रहा हूँ मैं अभी। One more thing I think that people should know about is that there are tax benefits also that the government of India provides to PWDs, to persons with disabilities, where there is exemption that they can get on their tax filing. There is exemption that families can get if there is a dependent who is a PWD. वो भी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। आपकी जो इंश्योरेंस होती है उसमें भी एक थोड़ा ज़्यादा अमाउंट एग्जेम्प्टेड होता है फॉर PWDs when they're going for that. So I think that is also something that is very important for people to keep in mind when they're doing their tax filing, right? इन सारी चीज़ों में कोई ऐसा जैसे हम कार्डिनल रूल बोलते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है जो आपने रियलाइज़ किया है थ्रू दीज ईयर्स कि ये मैं अगर पहले कर लेता या अब जो मैं कर रहा हूँ तो मेरी लाइफ सबसे ज़्यादा चेंज हो रही है, रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेटेड टू लिविंग विद द कंडीशंस अराउंड यू? जैसे मैंने कहा कि मेरा जो प्रोस्थेटिक बना वो मेरी सेविंग से नहीं, मेरी अर्निंग से बना। आगे जाके ऑफ कोर्स मेरी जो इन्वेस्टमेंट्स होंगी, मेरी जो सेविंग्स होंगी, वो आगे मुझे फ्यूचर में काम आएंगी, बट एक बेस लाइन तक पहुंचने के लिए मुझे सबसे पहले अपनी एक्टिव इनकम को एक अच्छे खासे लेवल पे ले जाना पड़ा। करेक्ट। तो वो हो पाया मुझे अपने आप में इन्वेस्टमेंट करके। एक तो ये, और दूसरी चीज़ ये है कि भाई अवेयरनेस रखो, थोड़ा चीज़ों के बारे में पढ़ो, देखो, नॉट जस्ट रिलेटेड टू फाइनेंस बट ऑल्सो रिलेटेड टू योर ओन कंडीशन। Very true, very true. Both financial, physical, medical, all of those things become very, very important, right? Fair. आगे के प्लान्स क्या हैं तुषार? क्या सोच रहे हो ज़िंदगी में? ये जो नॉलेज गेन करी है एज एन इंडिविजुअल, उसको कैसे आगे लेके जाओगे, और फाइनेंशियल फ्रंट पे जो सीखा है ज़िंदगी में उसको कैसे आगे लेके जाओगे? क्या प्लान है? मेरे फ़िलहाल प्लान्स ये हैं कि मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को जितना हो सके पैसिव करना है, बिकॉज जैसा मैंने कहा मैं वो इंसान नहीं हूँ जो अपने फाइनेंसेस को एक्टिवली ऐसे कि रोज़ मैं देखूँ मैंने अगर किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया है तो वो बढ़ रहा है घट रहा है, रोज़ के टेंशन में रहूँ। मुझे ये चाहिए कि मैं महीने में मेरा पैसा आए और वो मैं कहीं डाल दूँ और वो अपने आप बढ़ता रहे। तो मुझे उस प्रोसेस को जो है ऑटोमेट कर देना है, यहाँ तक कि मैं वो सारे ऑटो डेबिट फीचर्स जो है आई लव इट, कि मैं भाई वो एक बार सेट कर दूं, हर महीने मेरा जैसे ही मेरी सैलरी या कुछ आए वो 4-5-6-7 जगहों पे चला जाए, मेरा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ना रहे, ताकि मैं एक्टिवली अपने आप पे काम करके अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ा सकता हूँ। एक तो मेरा ये है। दूसरा ये है कि अभी डिलेमास हैं काफ़ी सारे जिनको सॉल्व करना बाकी है, जैसा कि मैंने बताया कि इसका मेंटेनेंस रहता है। तो मेरे को ना सिर्फ ये अपनी लाइफ के बारे में, इंडिविजुअल गोल्स के बारे में देखना है कि भाई मुझे अगर 27-28 पे गाड़ी लेनी है, आगे जाके घर लेना है, शादी करनी है, बच्चों के बारे में सोचना है, वो सारी चीज़ें तो हैं ही मुझे, लेकिन अपने साथ साथ इस चीज़ का भी फाइनेंशियली प्लानिंग करनी है कि भाई मुझे अपना प्रोस्थेटिक दूसरे-तीसरे साल में अगर अपग्रेड करना है, अगर मुझे और अपनी लाइफ में कुछ इंडिपेंडेंस चाहिए, फिजिकल इंडिपेंडेंस चाहिए, तो मुझे एक बेहतर प्रोस्थेटिक लेना है, उसके लिए सेव करना। और इसकी जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं, जैसा मैंने बताया, तो हर वो थोड़े टाइम में वो लागू होती हैं, तो मुझे उसके लिए अलग से सेव करना है। प्लस खुदा ना खास्ता कभी कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई, जो कि वेरी पॉसिबल, उसके लिए मुझे अलग से सेव करना है। प्लस मुझे ना डिसलोकेशन की वजह से अर्ली एज आर्थराइटिस हो गया है। अच्छा। उसके लिए
देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि मुझे आगे जाके लाइफ में कभी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवानी पड़े, और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी लाइक बॉन्कर्स कॉस्ट होते हैं उसके। तो वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है जिसके लिए मुझे प्लान करना है। और इसमें प्रॉब्लम ये है जो आपने मुझे समझाया, दैट योर राइट लेग इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इंश्योरेंस, तो वो इंश्योरेंस में कवर नहीं होगी सर। करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मुझे अपने आप से इन चीज़ों को बनाना है, इनके बारे में सोचना है। तो मेरा अभी मेजर फाइनेंशियल गोल ये है कि मैं अपने सारे जो इनकम है जितना हो सके इन्वेस्ट करूं और जितना हो सके डाइवर्सिफाई करूं, ताकि फ्यूचर के ये जो सारे प्लान्स हैं वो सही टाइम पे एग्जीक्यूट हो पाएँ। Fair. No, I'm sure you have everything planned out in your head, which is where it should start. And I'm sure आप धीरे धीरे करके one step at a time you will reach where you want to. This has been very very informative. मैंने बहुत चीज़ें समझी हैं, बहुत चीज़ें सीखी हैं, नॉलेज तो गेन करी है अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। शॉक हुआ हूँ बहुत चीज़ों के बारे में। ग्राउंड रियलिटी थोड़ी और मेरे सामने आके खड़ी हुई है, विच इज़ आई थिंक टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए, बिकॉज हम भी अपने खुद के एक बबल में, एक एको चेम्बर में रहते हैं, तो कभी कभी उससे निकलना बहुत ज़रूरी हो जाता है टू अंडरस्टैंड देयर इज सो मच गोइंग अराउंड यू। तो मेरे लिए वो बहुत इट वॉज अ वेरी वेरी नाइस एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड योर POV ऑल्सो। और ये भी समझना कि एट द एंड ऑफ द डे आई हैव रियलाइज्ड दो चीज़ें मैं ध्यान रखने वाला हूँ इसके बाद। वन इज़ कि जितना मैं पढ़ सकूँ और मेरे आसपास अगर मुझे लगता है किसी के पास इन्फॉर्मेशन एक्सेस ना हो तो उनको समझाऊँ कि ये आपके लिए अवेलेबल स्कीम्स हैं, एंड टू जस्ट बी अ लिटिल मोर काइंड एवरी डे। आई गेस दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा प्लीज़। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में एम्पैथी की बात की थी, तो सिंपैथी और एम्पैथी दो अलग चीज़ें होती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इफ़ देयर इज़ अ PWD, आप उनके साथ सिंपैथाइज चाहे ना करें, उनको बेचारा चाहे ना समझे, बट एम्पैथाइज करें। जैसे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है अगर मेरे दोस्त कुछ प्लान कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी सोच लेते हैं कि भाई तुषार को इस चीज़ में दिक्कत होगी, तो हम कैप कर लेते हैं। उनकी शक्ल पे वो दिखता नहीं कि अरे यार। तो वो सारी चीज़ें, यही सारी चीज़ें ना एक्सेसिबिलिटी में आती हैं। जैसे इफ़ यू आर बिल्डिंग समथिंग, मेक इट एक्सेसिबल फॉर अ व्हील चेयर, हैव रैम्प्स, हैव जो वॉशरूम फैसिलिटीज़ होती हैं ऐसी टाइप की। अगर छोटी छोटी चीज़ें सारी हम कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी करते हैं, सिंपैथाइज मत कीजिए, एम्पैथाइज कीजिए, इनेबल, एम्पावर पीपल अराउंड यू। आई थिंक दैट वुड बी अ गुड स्टेप टू स्टार्ट विद। एटलीस्ट हम पर्सनली ये शुरू कर सकते हैं कि भाई हमारे आसपास अगर कोई ऐसा है तो उसे बेचारे की तरह ट्रीट ना करें, उसे अपने दोस्त की तरह वैसे ही ट्रीट करें जैसे हम दूसरों को करते हैं। बट अपने दिमाग में थोड़ा बहुत चीज़ों की अवेयरनेस रखें कि भाई इसको ये चीज़ के लिए दिक्कत हो सकती है, और वो हम अपने नॉर्मल डे टू डे चीज़ों में उस चीज़ का थोड़ा ख्याल कर लें बस। करेक्ट। नहीं, आई एम श्योर, एंड आई एम श्योर ये मैं आपसे पूछने वाला था इफ़ यू हैव एनी क्लोजिंग थॉट्स, बट आई थिंक आपने बहुत अच्छी तरीके से समराइज़ किया। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो आपने बोला ना सिंपैथाइज, द फनी थिंग इज़ सिंपैथाइज का फ़नी चीज़ ये है कि मैं, जैसे आप और मैं आपके साथ सिंपैथाइज़ कैसे करूँ, बिकॉज आप मुझसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। द स्ट्रेंथ यू हैव, द करेज यू हैव, वो मेरे लिए लर्निंग है। तो इफ़ एनीथिंग आई शुड गो बैक एंड बी लाइक कि हाउ डू आई बिकम stronger with my willpower, and I guess you get it from your father also, and I'm sure he will be proud when he watches this episode. And this has been very very nice. Thank you again Tushar for taking out the time. I'm sure हमारी audience को इस episode से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, financial, emotional, and I hope that you have a fantastic journey. All the best again, and thank you for coming on the podcast. Thank you.